गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है। कल हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल युग्म का मान कितना होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। तो उसी के आधार पर हम किए गए कार्य का मान निकालेंगे, साथ ही क्षेत्र सदिश पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे और विद्युत फ्लक्स देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे गॉस का प्रमेय। तो चलिए देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र कोई E है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है उस एक समान विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तब इसे हम साम्यावस्था में कहेंगे, किसको, वैद्युत द्विध्रुव को। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, घुमाएं, किसी एंगल पर क्या करें हैं, इसको घुमाएं या इसकी साम्यावस्था में क्या करें, परिवर्तन करें, तो हमें विद्युत क्षेत्र के खिलाफ या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा और यही कार्य का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो मान लो P एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, इसका मान हमने कल निकाला था, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब देखते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लो जो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और जो माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसको अल्प कोण, बहुत ही छोटा कोण या हल्का सा उसके एंगल को क्या करें, हम घुमाएं। तो यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाएं तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। चूंकि हम कम एंगल पे घुमाएंगे तो कार्य भी हमारे द्वारा क्या होगा, कम करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, अर्थात क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। टाउ क्या है, बल युग्म है अर्थात बल है, और डी थीटा क्या है, विस्थापन है। तो बल गुणित विस्थापन होता है कार्य इज इक्वल टू, तो टाउ का मान क्या है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से हमारे वैल्यू निकल गया अल्प कार्य का। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को अब किसमें, θ1 से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम क्या करें, ऐसा जो हमारा है उसको कुछ एंगल घुमा दे, θ1 घुमा दे तो θ1 से, और ये और घुमा दे तो ये θ2, तो θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। तो समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन उच्च सीमा और निम्न सीमा कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, θ1 से θ2 कोण पर हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। तो θ1 समाकलन θ1 से θ2 पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, डब्ल्यू होता है बराबर क्या हो जाएगा, पीई। अब किसका समाकलन करेंगे हम, θ1 से θ2 के बीच साइन थीटा का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और क्या बचा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो इन दोनों सीमाओं का मान अब रखेंगे, क्या होता है, अगर मान रखेंगे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई उच्च सीमा, तो माइनस कॉस थीटा मान निकला साइन थीटा का समाकलन में, तो उच्च सीमा क्या है, θ2 है, तो माइनस कॉस θ2 माइनस निम्न सीमा होता है, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए कॉस θ1।
हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यह है अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है उसको हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका वैल्यू है क्या, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को जो साम्यावस्था में रखा है उसको 0 अंश, मतलब वो साम्यावस्था में है, मतलब उनके बीच का कोण कितना है, किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश है, तो 0 अंश से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, पीई थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, त्रिकोणमिति से cos 0 मतलब 1 और cos थीटा का वैल्यू cos थीटा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य। समझ में आया, सबसे बन जाएगा। तो चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर, 2 गुणित 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अस्थायी संतुलन की स्थिति में से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब इस प्रश्न को सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्या बोला जा रहा है, अस्थायी संतुलन की स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाया जाता है। तो पहले स्थायी संतुलन किसको कहा जाता है, 0 डिग्री को, और अस्थायी संतुलन मतलब अगर हम उसको विपरीत दिशा में घुमाकर कहाँ ला दें, 180 डिग्री पर ला दें, ठीक है। तो संतुलन में कब कहा जाता है, जब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर कोई वैद्युत द्विध्रुव दो ही कंडीशन में हो सकता है, यदि वह विद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाए और विद्युत क्षेत्र के साथ 180 अंश का कोण बनाए, तभी दो कंडीशन हो सकता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के संतुलन में होने का। तो अस्थायी संतुलन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और स्थायी संतुलन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। हाँ, हमें क्या दिया है, P वैद्युत द्विध्रुव वाले बोल रहे हैं, मतलब 2 गुणित 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना है, P का मान 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, और किसका मान दिया है 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता के विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 10 टू द पावर 3। चलिए मान रखते हैं क्या वैल्यू निकला है किए गए कार्य का, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमारा सूत्र से मान निकला है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे किसका, P का, E का और थीटा 1 का, थीटा 2 का, तो किया गया कार्य का मान निकल जाएगा। P का मान कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, ठीक है। E का मान कितना है, 10 टू द पावर 3 cos थीटा 1, थीटा 1 मतलब अस्थायी संतुलन कितना है, 180 डिग्री, और थीटा 2 मतलब स्थायी संतुलन मतलब 0 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, देखो आधार दोनों का समान है, तो आधार समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है घातांक नियम से। तो 10 का घात ऋण 8 में 10 का घात 3 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 10 का घात ऋण 5, -8 + 3 इज इक्वल टू -5। तो क्या बचे यहाँ, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। अब देखो cos 180, cos 180 अंश का मान होता है -1, कितना होता है, -1, और cos 0 का मान कितना होता है 1,
तो यहाँ देखेंगे -1 -1 -1 और -1 क्या होता है, जब दो मान दिया हो और दोनों माइनस में हो तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का ही रहता है। उसी प्रकार जो दो धनात्मक राशि भी आपस में जुड़ती है और चिन्ह धनात्मक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दो ऋणात्मक राशि आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह क्या हो जाता है, ऋणात्मक लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2, दोनों जुड़ा तो 1 और 1 2, तो 2 का 2 के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2, तो -4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, ये निकल गया किए गए कार्य का मान। और जब हम कोई मान निकालते हैं तो उसके लिए मात्रक जरूरी होता है और बिना मात्रक के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो कार्य का मात्रक हम सभी जानते हैं क्या होता है, जूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किए गए कार्य का मान -4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 जूल, ये इतना किया गया कार्य निकलेगा। ठीक है, ये सवाल सबसे बन जाएगा। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्र सदिश। जैसे हमने स्थिति सदिश पढ़ा है 11वीं में सदिश और अदिश राशियों में मैंने सदिश और अदिश से संबंधित सभी चीज़ें बताई थी, तो उसी प्रकार से होता है क्षेत्र सदिश। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। प्रत्येक कोई भी पृष्ठ दिया है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो क्या हुआ क्षेत्र सदिश, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सकती है। और यह जो पृष्ठ है समांतर समतल पृष्ठ भी हो सकता है और वक्री पृष्ठ भी हो सकता है। तो यदि हम एक समतल पृष्ठ में जिसका क्षेत्रफल क्या है, डेल एस है, तो इस सदिश इसका क्षेत्र सदिश क्या हो जाएगा, डेल एस का वेक्टर। और इस क्षेत्र सदिश डेल एस वेक्टर की लंबाई उसके परिमाण डेल एस को बताता है। डेल एस सदिश की लंबाई किसको बताता है, इसके जो समतल पृष्ठ हमने लिया है उस समतल पृष्ठ के परिमाण को बताता है, अर्थात इसकी दिशा जो होती है समतल पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर होती है। तो क्षेत्र सदिश के लिए यदि कोई समतल पृष्ठ हमने लिया है तो वह क्षेत्र सदिश डेल एस वेक्टर क्या बताता है, इस समतल के क्षेत्रफल के परिमाण को बताता है और उसकी दिशा इस समतल के क्षेत्रफल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होती है। अर्थात डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस डॉट एन कैप। एन कैप क्या बताता है, दिशा को। जैसे मैंने बताया है परिभाषा में, क्षेत्रफल उस पृष्ठ को कहा जाता है क्षेत्र सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये समझ में आ गया। ये तो समतल पृष्ठ अगर दिया है तब उसके लिए क्षेत्र सदिश डेल एस वेक्टर का मान निकला। यदि वक्री पृष्ठ दिया है तो वक्री पृष्ठ दिया है तो हम क्या करते हैं, वक्री पृष्ठ दिया है तो इसके लिए क्षेत्र सदिश का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पृष्ठ को छोटे छोटे समतल सदिशों में या समतल पृष्ठों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो उसके लिए भी वैल्यू डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस इंटू एन कैप। डेल एस का है जहां उस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है और डेल एस वेक्टर क्या है, उस समतल पृष्ठ का अभिलंबवत क्षेत्र सदिश है। तो ये सबको समझ में आया क्षेत्र सदिश। तो क्षेत्र सदिश जो होता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। चलिए अब चलते हैं, मेन हमारा टॉपिक आ रहा है विद्युत फ्लक्स। इसको सभी ध्यान से समझेंगे। जैसे विद्युत फ्लक्स से पहले मैं बता देता हूं कि जैसे एक नदी है, नदी में क्या होता है, पानी बहता है। तो अगर नदी के पानी में हम एक गोलाकार रिंग रख दें,
नदी के पानी के लंबवत एक गोल आकार का कोई लोहे का या प्लास्टिक का हमने क्या रखा, गोला या रिंग रख दिया, तो उस गोले से अधिक मात्रा में जल क्या होगा, बहेगा। अगर हम उसको क्या करें, जो लंबवत ऐसे रखा है नदी के जल में, उसको हम धीरे धीरे क्या करते, तिरछा करते जाएं, तो हम देखते हैं कि उसमें से बहने वाले जल की मात्रा क्या होती है, कम होते जाती है। तो अर्थात अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है या जल के सापेक्ष में लें, तो अर्थात कोई पृष्ठ जल के पृष्ठ के लंबवत है, तो अधिक जल की धाराएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ठीक उसी प्रकार से होता है विद्युत फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं या कुल बर रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं या कुल बर रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। और यह जो विद्युत फ्लक्स होता है एक अदिश राशि होता है। मैं बार बार कोई भी टॉपिक आपको बताता हूं तो ये जरूर मेंशन करता हूं कि यह कौन सी राशि है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अदिश राशि है या सदिश राशि। क्योंकि एग्जाम्पल में 1 नंबर के प्रश्न में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यह कौन सी राशि है। जैसे विद्युत फ्लक्स का पूछ दिया, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आपको मालूम होना चाहिए विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और आपको समझा रहा हूं। जैसे एक प्लस क्यू आवेश है और हम जानते हैं कि धन आवेश में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है या विद्युत बर रेखाएं होती है उसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है। पहले हमने पढ़ा है इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में भी पढ़ा है। और विद्युत क्षेत्र को जब मैं बताया तब भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बर रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और उस पृष्ठ के हमेशा लंबवत निकलती है। तो मान लो मैंने 2 पृष्ठ रखा, एक पृष्ठ रखा इस धन आवेश के समीप में, दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, एक समान है। मान लो इस पृष्ठ से गुजरने वाला तब विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई1 है, और इस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई2 है। विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। चूंकि हमने 2 लिया इसलिए 1 और 2 क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो फाई ई1 पहले का और फाई 2 दूसरे का। तो देखते हैं कि जो समतल इस आवेश के पास है उससे अधिक विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। देख रहे हैं यहाँ से 3 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। 3 विद्युत बल रेखाएं हालांकि नहीं निकलती, यहाँ हम प्रदर्शित करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें अगर पास में रखा है तो 3 बल रेखाएं निकलती है। वैसे तो अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है किसी आवेश से, लेकिन इस पृष्ठ को हम समझने के लिए अगर रखा है तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से केवल कितनी बर रेखाएं निकल रही है, 3। और दूसरे जो पृष्ठ है उसी क्षेत्रफल वाला उससे कितनी, चूंकि आवेश से हमने उसकी दूरी को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ विद्युत बल रेखा कितना निकल रहा है, केवल 1 निकल रहा है। अब जैसे आपको मैं सूत्र से समझा देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। R क्या है, दूरी है। अगर दूरी का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र E का मान बढ़ेगा, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी। और अगर दूरी का मान हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो दूरी का मान बढ़ाया मतलब Q का मान कम होगा, आवेश का मान कम होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, जिसके कारण उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान भी कम होगा। समझ में आया? तो ऐसे
छोटे छोटे उदाहरणों से आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। जैसे ये φ(E1) क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल ब्लू मतलब मैंने इसे ब्लू पेन से इंडिकेट किया है ताकि समझ में आ जाए, गुजरने वाली बर्रेखाओं की संख्या है। और φ2 क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल रेड जो लाल लाइन है उससे गुजरने वाली बर्रेखाओं की संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो φE1 से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अधिक होता है φE2 से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के मान से। तो ये समझ में आ गया विद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए, अब जो मैंने अभी समझाया कि जो अगर पृष्ठ है वो आवेश के पास होगा तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अधिक होगा, उसी को मैंने नोट में लिख दिया है, आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को आवेश से दूरी बढ़ाने पर, पृष्ठ क्षेत्रफल जो रखे हैं उससे आवेश से हम दूरी बढ़ाते हैं तो विद्युत फ्लक्स अर्थात उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल बर्रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल जिस क्षेत्र को हमने रखा, अगर इसको हमने आवेश से दूरी पर अधिक दूरी पर रखा तो इससे गुजरने वाली विद्युत बर्रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्योंकि आवेश को हम जैसे जैसे दूर ले जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है, ये E एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। E एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक समतल रखा है तो मान लो ds क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला मान लो ds क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ जो है एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, ठीक है। तो इसलिए d phi E इसकी अभिलंबवत रखा है, तो इस क्या हो जाएगा, जितना इसका क्षेत्रफल है उसको विद्युत क्षेत्र से हम गुणा करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसलिए d phi E इज इक्वल टू d phi E क्या है, हम किसको दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को। और चूंकि क्षेत्रफल का मान कम है इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान भी कम होगा, इसलिए हमने d phi E यूज किया है। d phi E इज इक्वल टू E डॉट ds। और जानते हैं E डॉट ds सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। ये होता है, हमने किस में पढ़ा है, सदिशों का अदिश गुणनफल। उसी प्रकार से वेक्टर E डॉट वेक्टर ds क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। तो ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान है। अब विशेष स्थितियां कंडीशन देखते हैं। मान लो केस फर्स्ट, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो विद्युत फ्लक्स, मान लो एक पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बह रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बह रही है और ये पृष्ठ इसके लंबवत ऐसे रखा है। ये जो रेड पेन देख रहे हैं हम, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, समतल है या कोई पृष्ठ है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें एक समतल उसके लंबवत रखा है, लेकिन उसका क्षेत्र सदिश क्या होता है, समतल का क्षेत्र सदिश उस क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही हो जाएगी। इसलिए d phi इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत फ्लक्स से E ds cos थीटा। तो d phi इज इक्वल टू E ds, चूंकि क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश क्या है, दोनों की दिशा समान है, अर्थात उनके बीच का कोण क्या है, 0 है। इसलिए E ds cos 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो d phi इज इक्वल टू E ds अर्थात अधिकतम। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई पृष्ठ किसी क्षेत्र के लंबवत रहता है तो उससे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं
प्रवाहित होती है। जैसे हमने इसको धीरे धीरे तिरछा किया या धीरे धीरे ऐसे लंबवत है इसको ऐसे ऐसे गिराना चालू किया तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो जब पृष्ठ को उसके लंबवत रखते हैं किसके, विद्युत क्षेत्र के, तब अधिकतम विद्युत बल रेखाएं प्रवाहित होती है। कंडीशन दूसरा, यदि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो विद्युत फ्लक्स, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, अब इसके समांतर विद्युत फ्लक्स को रख दें तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ अब क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनाने लग जाएगा। तो ये नहीं देखे समांतर रखें तो 0 अंश का कोण बनता है, ये नहीं, पृष्ठ के साथ नहीं, पृष्ठ के क्षेत्र सदिश के साथ विद्युत क्षेत्र का कोण बनता है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए सबको, और सबको ध्यान में रखना है कि एंगल जो बनता है वो उस पृष्ठ के साथ नहीं बनता, उस पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश होता है, जो उस पृष्ठ के लंबवत होता है, उसका और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण बनता है। तो जब समांतर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश हो जाता है। इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा का मान रखेंगे तो 90 अंश, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 हम जानते हैं त्रिकोणमिति से, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, और 0 का किसी भी राशि के साथ गुणा करें तो वो मान कितना प्राप्त होता है, 0। अर्थात जब कोई पृष्ठ क्षेत्रफल किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उससे एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित नहीं होती या नहीं गुजरती। यहाँ ये समझ आ गया विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है। अब चलिए देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित प्रश्न कैसे। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, 10 मीटर स्क्वायर बोल रहा है। 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में, 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना बोल रहा है, 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इस प्रकार रखा गया है कि समतल ई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। किसको बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र और समतल, जो समतल है विद्युत क्षेत्र के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रश्न जो बोल रहा है समतल जो है विद्युत क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है, ना कि समतल का क्षेत्र सदिश। तो ये 60 अंश थीटा का मान नहीं होगा। तो चले डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक समतल दिया है, ये एक समतल है, ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, और समतल जो है विद्युत क्षेत्र ई के साथ बोल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो समतल है वो विद्युत क्षेत्र ई के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। तब समतल का क्षेत्र सदिश क्या होता है, उसके अभिलंबवत बाहर की ओर। तो समतल का क्षेत्र सदिश कितना होता है, अभिलंबवत बाहर की ओर, मतलब उसका मान 90 अंश। लेकिन ये आधा कितना है, ई और समतल के बीच का कोण कितना है, 60 है। और हम जानते हैं यहाँ एक समकोण बना है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। तो 90 में 60 कम किया तो कितना बचा, 30। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 30। अर्थात विद्युत क्षेत्र होता है इस समतल के क्षेत्र सदिश के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 अंश। तो ये प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा, उसके पश्चात बनाना पड़ेगा। तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा।
जो मैंने पहले भी बताया, थीटा यहाँ ई व डी एस के बीच का कोण है, ना कि ई व पृष्ठ के बीच का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। तो क्या क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 5 न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्र जो पृष्ठ दिया है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 मीटर का स्क्वायर। तो चलिए इन सभी का मान जो दिया है उनको सूत्र में रखेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कॉस 30। ठीक है, और कॉस 30 का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति से कॉस 30 अंश इज इक्वल टू होता है √3/2, वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 5 दाम 50 हो गया, और 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 25। तो अपना उत्तर क्या आ गया, 25 वर्गमूल 3, और मात्रक लगाना जरूरी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये है विद्युत फ्लक्स से संबंधित प्रश्न। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बन जाएगा सबसे। चलिए कल अब हम देखेंगे, अब हम जो देखेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, वो सभी विद्युत फ्लक्स के सूत्र से ही निकलेगा। तो आप सबको विद्युत फ्लक्स का ज्ञान जो है, या विद्युत फ्लक्स का में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स सबको क्लियर होना चाहिए, और उसका सूत्र याद होना चाहिए, और आंकिक प्रश्न कैसे बनाते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।